हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हमारे साथ अविनाश हिंदी एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं आदिकालीन साहित्य पर एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और इस प्रश्नोत्तरी में आप सभी आदिकालीन 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न जो आप सबके लिए स्क्रीन पर है वह है, श्रवकाचार किस कवि की रचना है? आपको बताना है। इसके विकल्प हैं सरहपा, शबरपा, देवसेन या फिर शालिभद्र सूरी। तो आप सब इसका सही उत्तर पहचान लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। देवसेन ने लिखा है श्रवकाचार नामक रचना को, जिसे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? इसके विकल्प हैं आशुक कवि, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या फिर सरहपा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। सरहपा ने दोहा कोश नामक ग्रंथ को लिखा और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? इसके विकल्प हैं जीन धर्म सूरी, सुमतिगढ़, धनपाल या फिर शालिभद्र सूरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। भारतेश्वर बाहुबली रास को शालिभद्र सूरी ने लिखा था और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि तथा उनकी रचना भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रचना माना। बढ़ते हैं अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, परमात्मा प्रकाश तथा युगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? इसके विकल्प हैं राम सिंह, जोइंदू, रोडा कवि या फिर पुष्पदंत। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है परमात्मा प्रकाश तथा युगसार को जोइंदू नामक कवि ने लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता होगा यह मैथिली भाषा के जो है प्रसिद्ध रचनाकार हैं और ये विद्यापति से पूर्ववर्ती भी माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ज्योतिश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ को लिखा है। बढ़ते हैं अगले और छठे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है आपको बताना है। इसके विकल्प हैं श्याम सुंदर दास, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण नामक ग्रंथ को लिखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास स्थावर द लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? इसके विकल्प हैं अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, फ्रेंच भाषा या फिर जर्मन भाषा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास स्थावर द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी की भाषा जो थी वह फ्रेंच भाषा थी और इसके लिखने वाले गारशा दतासी थे। और गारशा दतासी जो थे वह फ्रांस के निवासी थे। वहाँ पर वे फ्रांस में रहकर हिंदुस्तानी भाषा अर्थात हिंदी उर्दू मिक्स भाषा के अध्यापक थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, फ्रेंच भाषा। बढ़ते हैं अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? तो इसके विकल्प हैं गारशा दतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलक्राइस्ट या फिर जोशुआ कैटलर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की, जिसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस रचना में सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयास ग्रियर्सन द्वारा किया गया था, जबकि गिलक्राइस्ट जो थे वह सन 1800 ईस्वी में स्थापित जो फोर्ट विलियम कॉलेज थे उसके अध्यापक थे, अध्यक्ष थे। जोशुआ कैटलर हिंदी के प्रथम जो है व्याकरणकार थे, जिन्होंने हिंदी की प्रथम व्याकरण रचना को लिखा था। और इस प्रकार इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जॉर्ज ग्रियर्सन। बढ़ते हैं अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? इसके विकल्प हैं शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक रचना को लिखा, जो कि हिंदी भाषा में लिखी गई और या हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। मिश्र बंधु विनोद को
मिश्र बंधुओं ने लिखा। मिश्र बंधु 3 भाई थे और मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में लिखा। इसका पहला भाग आप सबको पता होगा 1913 में, और पहला 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 प्रकाशित हुआ, जबकि शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास को राम कुमार वर्मा ने लिखा तथा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि विश्व प्रसिद्ध हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा और इसकी रचना उन्होंने 1929 ईस्वी में किया। बढ़ते हैं अगले और 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आप सबके लिए है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान कौन हैं? इसके विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर 4, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की विश्व प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। इसके अलावा इन्होंने बुद्धू का काठा तथा सुखमय जीवन नामक कहानी को लिखा था। इसके अलावा इनके 3 निबंध भी प्रकाशित हैं, मारे से मोह उठावा, कछुआ धर्म, ये सब इनके निबंध हैं। बढ़ते हैं अगले और 11वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? इसके विकल्प हैं डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या फिर डॉक्टर रसाल। तो इसका सही उत्तर है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि सबसे पहले जो माने वह राहुल सांकृत्यायन ने माना, और डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया। बढ़ते हैं अगले और 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो आप सब विकल्प में से इसकी पहचान करना है। इसके विकल्प हैं लक्ष्मीधर, राम सिंह, दामोदर शर्मा या फिर जोइंदू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, दामोदर शर्मा जो थे उन्होंने उक्त व्यक्ति प्रकरण नामक एक व्याकरणिक ग्रंथ की रचना किया, और इस ग्रंथ में बनारस की आसपास की तत्कालीन संस्कृति समाज का वर्णन देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले और 13वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? इसके विकल्प हैं हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभु सूरी या फिर धनपाल। तो अपभ्रंश व्याकरण को जो लिखा उसको हेमचंद ने लिखा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मिश्र बंधु विनोद जो है वह 4 भागों में है, और इसका पहला भाग 1913 ईस्वी में, पहला 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद 3 भाई थे और तीनों भाइयों ने इसको मिलकर लिखा था, जिसमें श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी मिश्र जाने जाते हैं। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, वीरगाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संख्या किसने दिया? इसके विकल्प हैं डॉक्टर गिरियसन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सबको पता है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सबसे पहले अपनी रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में संधि काल तथा चारण काल आदि काल को 2 भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आशुक कवि की रचना कौन सी है? इसके विकल्प हैं नेमिनाथ रास, चंदन बाला रास, स्थूलीभद्र रास या फिर चर्यापद। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आशुक कवि ने चंद्रबाला रास नामक रचना को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पौमचरियु को किसने लिखा है? तो पौमचरियु को आप सबको पता है, इसको स्वयंभू ने लिखा है, जो कि राम कथा है, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा अपभ्रंश भाषा में पौमचरियु को स्वयंभू ने लिखा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो शब्दानुशासन नामक रचना को जो लिखा वह लिखा हेमचंद ने, जो कि अपभ्रंश भाषा का व्याकरण ग्रंथ है। जबकि हिंदी शब्दानुशासन को किसने लिखा? तो हिंदी शब्दानुशासन नामक ग्रंथ को लिखा किशोरीदास वाजपेयी ने। बढ़ते हैं अगले और 19वें प्रश्न की तरफ। पाहुण दोहा, जो कि दोहों के मेहमान के रूप में जाना जाता है, इसको किसने लिखा? इसके विकल्प में लक्ष्मीधर, रोडा, राम सिंह या फिर हेमचंद्र। तो पाहुण दोहा नामक रचना को राम सिंह ने लिखा। तो यह ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम किस कवि की रचना है?
तो इसके विकल्प हैं लक्ष्मीधर, शबरपा, ज्योतिषेश्वर ठाकुर या फिर जोइंदू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, लक्ष्मीधर ने प्रकृति पेंगलम नामक ग्रंथ की रचना की। जबकि यह मौलिक ग्रंथ नहीं है, इसके कई सारे भाग मिलते हैं, जिसमें से एक ग्रंथ को लक्ष्मीधर, इसके अलावा बहुत सारे अन्य लेखक भी माने जाते हैं जिसको जो है लिखा। तो इस विकल्प के हिसाब से हम लक्ष्मीधर को सही उत्तर मानेंगे। बढ़ते हैं अगले और 21वें प्रश्न की तरफ। अड़ई कुमार चलियू के रचनाकार कौन है? 21वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पुष्पदंत ने अड़ई कुमार चलियू नामक ग्रंथ को लिखा। इसके अलावा पुष्पदंत ने महापुराण नामक ग्रंथ की भी रचना किया। ये दोनों ग्रंथ जो थे वह अपभ्रंश साहित्य के हैं और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। बढ़ते हैं अगले और 22वें प्रश्न की तरफ। जयमंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं भट्ट केदार, विद्यापति, केशवलाल या फिर मधुकर कवि। तो जयमंक जस चंद्रिका को मधुकर कवि ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला और 23वां प्रश्न है, उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं जीन धर्म सूरी, सोम प्रभु सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर जीन दत्त सूरी। 23वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उपदेश रसायन रास को जीन दत्त सूरी ने लिखा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं हेमचंद्र, धनपाल, सोमप्रभु सूरी या फिर लक्ष्मीधर। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कुमार पाल प्रतिबोध नामक रचना को सोमप्रभु सूरी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया आपको बताना है। इसके विकल्प राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रसाल। तो आप सबको पता होगा आदिकाल को सर्वप्रथम आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आदिकाल को सर्वप्रथम वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो कहा वह बीज बपन काल कहा। चारणकाल ग्रियर्सन ने कहा आदिकाल, अभी हमने पढ़ा आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वीरकाल जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा और बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। बढ़ते हैं अगले और 29वें प्रश्न की तरफ। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपको बताना है। यह हिंदी भाषा के विकास से संबंधित प्रश्न है। तो आप सबको पता है पश्चिमी हिंदी का विकास जो हुआ वह सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। जबकि मागधी से जो है पूर्वी बिहारी हिंदी का और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। बढ़ते हैं अगले और 30वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? इसके विकल्प हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये सब जो बोलियां हैं वह पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अगला और 31वां प्रश्न है आप सबके लिए, पूर्वी हिंदी का उद्भव किसके अपभ्रंश से हुआ था? तो पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश अर्धमागधी, मागधी, पैसाची या फिर ब्राचड़। तो पूर्वी हिंदी जो निकली वह अर्धमागधी से निकली। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है खड़ी बोली या फिर कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? तो खड़ी बोली या फिर कौरवी जो है क्या वह पूर्वी हिंदी है या पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी या फिर पश्चिमी हिंदी? तो आप सबको पता होगा खड़ी बोली जो है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी? तो अभी हमने जाना था कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों जो बोलियां हैं या पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। 34वां प्रश्न है खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? इसके विकल्प हैं अर्धमागधी, मागधी, सौर सैनी का उत्तरी रूप या फिर ब्राचड़। तो इसका सही उत्तर है
खड़ी बोली का जो उद्भव हुआ वह सौर श्रेणी के उत्तरी रूप से हुआ। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। 35वां प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं 2, 4, 5 और 7। तो इसका सही उत्तर है हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। 36वां प्रश्न, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? इसके विकल्प हैं 15, 17, 20 या फिर 18। तो आप सबको बताना होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वह है 17 और कहीं कहीं पर 18 भी हमको देखने को मिलता है। तो 17 या फिर 18 दोनों भी सही विकल्प के रूप में हम इसको मानेंगे, क्योंकि कहीं कहीं हम पढ़ते हैं हिंदी क्षेत्र की जो बोलियां हैं वह 17 हैं और कहीं कहीं किसी किसी पुस्तकों में हम पढ़ते हैं 18 हैं। तो यह विवादित प्रश्न है, इसको जो है हम दोनों मानेंगे। बढ़ते हैं अगले और 37वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? आपको बताना है 3, 4, 5 या फिर 10। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी उपबोलियां आती हैं आपको यह बताना है और इसका जो सही उत्तर है वह है 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले और 38वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र की बोली मानी जाती है? भोजपुरी कहां पर बोली जाती है आपको बताना है। इसके विकल्प आप लोग देख लीजिए। इसके विकल्प हैं दरभंगा, आजमगढ़, पटना या फिर पूर्णिया। तो 38वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है भोजपुरी बोली जो बोली जाती है वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ राज्य में जो है बोली जाती है। आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, बनारस या फिर बिहार के आरा, छपरा आदि जो जिलों में बोली जाती है वह भोजपुरी बोली बोली जाती है। जबकि पटना में जो है जो बोली जाती है वह वहाँ की बोली मगही और दरभंगा या फिर पूर्णिया में मैथिली बोली बोली जाती है। बढ़ते हैं अगले और 39वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मैथिली का बोली क्षेत्र है। मैथिली का बोली क्षेत्र कौन सा इसको आपको बताना है। गोरखपुर, लखनऊ, चंपारण या फिर मुंगेर। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मुंगेर जो क्षेत्र है यह मैथिली का क्षेत्र है और मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि अभी हम लोगों ने पढ़ा था विद्यापति तथा ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। गोरखपुर में भोजपुरी बोली बोली जाती है और लखनऊ में जो है अवधी बोली, चंपारण में जो है यह बिहारी बोली बोली जाती है। बढ़ते हैं अगले और 40वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस क्षेत्र से है? इसके विकल्प हैं बुंदेली, अवधी, भोजपुरी या फिर खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर है ये सभी जो लेखक अथवा कवि हैं यह भोजपुरी बोली इनकी मुख्य बोली है। भारतेंदु का जन्म बनारस में हुआ था, रामचंद्र शुक्ल बस्ती में पैदा हुए थे और प्रसाद जी भी बनारस में, प्रेमचंद भी जो है यह बनारस में पैदा हुए थे और दिनकर जी जो थे ये बिहार के क्षेत्र में हुए थे और जहाँ पर जो है बोली जाती है भोजपुरी बोली। बढ़ते हैं अगले और 41वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? इसके विकल्प हैं पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी व बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी व पहाड़ी हिंदी। तो 41वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी की जो भाषाएं हैं उसे भाषा विज्ञान के रूप में हिंदी के रूप में मान्यता प्रदान किया है। बढ़ते हैं अगले और 42वें प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 4, 7, 8 या फिर 10। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अपभ्रंश में जो स्वरों की संख्या होती है वह 8 होती है। बढ़ते हैं अगले और 43 प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश में से कौन सा व्यंजन नहीं है? अपभ्रंश में कौन व्यंजन नहीं आता? ठा और टा और ठा, अड़ा और अड़ा, त्रा और ज्ञा, रा और शा। तो 43वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2। इसमें द्विगुण वर्ण जो माने जाते हैं अड़ा और अढ़ा, जिन्हें उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है, ये अपभ्रंश भाषा के व्यंजन वर्ण नहीं है।
इसके अलावा टा और ठा, ज्ञा और त्रा जो कि संयुक्त वर्ण के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, और रा और शा जो कि अंतस्थ वर्ण के रूप में जानते हैं। ये सभी वर्ण जो है अपभ्रंश भाषा के वर्ण हैं। बढ़ते हैं अगले और 44वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? इसके विकल्प हैं श्रवकाचार्य, दोहा कोश, चर्यापद या फिर योगचर्या। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था देवसेन की लिखित रचना है श्रवकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 45वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किस आलोचक ने दिया? इसके विकल्प हैं रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर है आदिकाल को वीर काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। 46वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने का प्रथम इतिहासकार कौन थे? आपको उनको बताना है। इसके विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर गार्सर तासी। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर 3। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी रचना द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया और यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास था, जबकि गार्सर तासी ने फ्रेंच भाषा में अपनी रचना को लिखा और उन्होंने अपनी इस रचना में काल विभाजन नहीं किया बल्कि वर्ण क्रमानुसार की पद्धति को अपनाया, जिसको बाद में आगे चलकर शिव सिंह सेंगर ने भी अपनाया। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर 3 ग्रियर्सन महोदय। बढ़ते हैं अगले और 47वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन है? इसके विकल्प हैं धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति या फिर अमीर खुसरो। तो संदेश रासक को लिखा है अब्दुल रहमान ने, और अब्दुल रहमान जो है हिंदी के प्रथम मुस्लिम कवि हैं और इनकी रचना संदेश रासक को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया है। बढ़ते हैं अगले और 48वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, खुमाण रासो के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 दलपति विजय ने खुमाण रासो नामक ग्रंथ को लिखा। बढ़ते हैं अगले और 49वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासो काव्य आल्हा खंड के नाम से प्रचलित है? इसके विकल्प हैं हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो या फिर परमाल रासो। तो आप सबको पता होगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 परमाल रासो, जिसको जगनिक ने लिखा था। इसे आल्हा खंड के रूप में हम लोग जानते हैं। 50वां प्रश्न है, निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है? इसके विकल्प हैं खुमाण रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो या फिर हमीर रासो। तो इसका सही उत्तर है गेय रासो पद जो है वह है बिसलदेव रासो, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य की संज्ञा दी थी और यह एक छोटा सा ग्रंथ है जिसमें जो है राजमती नामक नायिका है। बढ़ते हैं अगले और 91वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था परमाल रासो को जगनिक ने लिखा था और इसे आल्हा खंड के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले और 52वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की नागरिक प्रचारणी सभा काशी की जो संस्करण सबसे अधिक बड़ा है के अनुसार कितने समय या कांड हैं? आपको बताना है कि जो पृथ्वीराज रासो जो काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई थी उसमें जो सबसे बड़ा अंग था उसमें कितने समय हैं? इसके विकल्प हैं 80, 69, 50 या फिर 100। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है 69। बढ़ते हैं अगले और 53वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? इसके विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर, श्याम सुंदर दास या फिर मुंशी देवीदास। देवी प्रसाद होना चाहिए था यहाँ पे। तो आप सबको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रमाणिक ग्रंथ माना था और 53वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3 श्याम सुंदर दास ने इसे प्रमाणिक माना, जबकि डॉक्टर बुलर ने भी इसे अप्रमाणिक माना था, देवीदास ने भी इसे प्रमाणिक माना, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक के रूप में स्वीकार किया। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। बढ़ते हैं अगले और 54वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सर्वदा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो पृथ्वीराज रासो को जो पूर्ण रूप से अप्रमाणिक माने वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है।
अगला और 55वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि के रूप में किसे माना? हिंदी का प्रथम महाकवि, इसके विकल्प हैं विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो या फिर जगनिक। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की, उसको हिंदी का प्रथम महाकवि के रूप में स्वीकार किया, जबकि अमीर खुसरो को हिंदी का प्रथम ऐसे कवि जिन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली में रचनाएं लिखी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले और 56वें प्रश्न की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई हैं और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य के रूप में स्वीकार किया, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ भी माना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वीराज रासो। बढ़ते हैं अगले और 57वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, श्रीधर जो नामक कवि है, उन्होंने रणमल छंद नामक आदिकालीन ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न, जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की है? इसके विकल्प हैं मधुकर कवि, भट्ट केदार, विद्यापति या फिर अमीर खुसरो। तो जयचंद प्रकाश नामक जो ग्रंथ है उसको किसने लिखा है, इसको आपको बताना है। 58वें प्रश्न का सही उत्तर है भट्ट केदार नामक कवि ने जयचंद प्रकाश नामक ग्रंथ को लिखा है, जो अभी अप्राप्य मानी जाती है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयमेंग जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश को हिंदी का महाकाव्य के रूप में स्वीकार किया है। बढ़ते हैं अगले और 59वें प्रश्न की तरफ। अब आपको पंक्तियों को पढ़कर उसके रचनाकार का नाम बताना है। इसमें पहली पंक्ति है, पुरुष कहाड़ी हो कहो जासो पत्था वे पुण्य, यह किसकी पंक्ति है? तो इसका विकल्प जो है वह है अमीर खुसरो, विद्यापति, भट्ट केदार या फिर मधुकर कवि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विद्यापति ने कहा था पुरुष कहाड़ी हो कहो जासो पत्था वे पुण्य, और यह मैथिली भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं अगले और 60वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन किसका है, आपको बताना है। तो यह कथन जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन तब कहा जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की रचना विद्यापति पदावली को जो है आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया, तो उसको कटाक्ष कहते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले और 61वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति किसकी है, आपको बताना है। इसके विकल्प हैं विद्यापति, अमोर खुसरो, दलपत विजय या फिर जगनिक। तो यह आला खंड की पंक्ति है और इसको जगनिक ने लिखा। जगनिक जिन्होंने परमाल रासो या फिर आला खंड नाम से प्रसिद्ध रचना को लिखा, और यह रचना यह पंक्ति जो है उसी रचना से ली गई है। बढ़ते हैं अगले और 62वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति किसकी है? यह जो पंक्ति है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध पंक्ति है। साहित्य जो है प्रत्येक देश की जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, और आगे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे लोगों की चित्तवृत्तियां परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन होता जाता है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बढ़ते हैं अगले और 63वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था को हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना? तो इसके विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या फिर धीरेन्द्र वर्मा। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले और 64वें प्रश्न की तरफ। एक के नारे ने अचरज किया, मां सांप मारे पिंजरे में दिया। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सराहपा या फिर चंद्रबरदाई। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी,
अमीर खुसरो की पहेली है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों यह सांप बड़े, पता नहीं कैसे है, मुझे याद नहीं आ रहा है यह पंक्ति, जिसमें जो है इसका जो उत्तर होगा दिया और बाती होगा, इतना मुझे अच्छी तरीके से पता है। बढ़ते हैं अगले और 65वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, देसिल बयना सब जन मिठा, तय तय सन जपयो औ हट्टा। यह किसकी पंक्ति है? खुसरो, भट्ट, केदार, अब्दुल रहमान या फिर विद्यापति। तो विद्यापति ने अपनी देसी, अपनी मूल भाषा को सबसे मीठी भाषा बताया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 66वें प्रश्न की तरफ। 66वां प्रश्न है, अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। सरहपा, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ या फिर हेमचंद्र। तो 66वें प्रश्न का सही उत्तर है अवधि रहिया हाटे बाटे। यह जो पंक्ति है यह गोरखनाथ की पंक्ति है, और गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का उद्धार करके नए संप्रदाय नाथ संप्रदाय का गठन किया, जो कि इनके गुरु जो थे वह सिद्ध संप्रदाय से आते थे। बढ़ते हैं अगले और 67वें प्रश्न की तरफ। भला हुआ जो मारिया, बहनी मारा कंतु, लजे तू बंशियों वहु, जय भग्गा घरु अंतु। यह पंक्ति किसकी है? इसके विकल्प हैं हेमचंद्र, डोंबिपा, लेपा या फिर सरहपा। तो 67वें प्रश्न का सही उत्तर है हेमचंद्र की पंक्ति है, भला हुआ जो मारिया, बहनी मारा कंतु। यहाँ पर हेमचंद ने जो है एक वीर महिला के विषय में वर्णन करते हुए कहा है कि अच्छा हुआ कि मेरा जो पति था वह रण मैदान में लड़ाई करते हुए मारा गया। अगर वह कहीं भागकर वापस घर में आ जाता तो मैं उसका सामने, मैं समाज के सामने अपना मुंह कैसे दिखाती, मैं कैसे कहती कि मेरा पति जो है डर के मारे लड़ाई से, युद्ध से जो है वापस चला आया। बढ़ते हैं अगले और 68वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली, गजन निरपे काज। यह किसकी पंक्ति है? इसको आपको बताना है। विद्याधर, नरपतिनाल, अमीर खुसरो या फिर चंद्रबरदाई। तो इसका सही उत्तर जो है वह है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने अपने अंतिम समय में जब पृथ्वीराज रासों को पूरा नहीं कर पाए तो अपनी पुस्तक अपने पुत्र जल्हड़ को दे दिया, और उनको पूरा करने की बात कहकर स्वयं पृथ्वीराज रासों को छोड़कर पृथ्वीराज चौहान के साथ जो है लड़ाई में चले गए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले और 69वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम जो था वह मच्छेंद्रनाथ था या फिर मत्स्येंद्रनाथ था, जो एक की सिद्ध थे, बौद्ध सिद्ध थे, और बौद्ध सिद्ध से इनका उद्धार करके गोरखनाथ ने एक नए संप्रदाय का गठन किया जिसका नाम है गोरख संप्रदाय। बढ़ते हैं अगले और 70वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 से ली गई हैं, और यह पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो बढ़ते हैं अगले और 71वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पबेसे, ताहि बट चित्त विषाम करो, सरहु कहूँ उबेसे। यह पंक्ति किसकी है? इसके विकल्प हैं लोईपा, गोरखनाथ, विद्यापति या फिर सरहपा। तो यह जो पंक्ति है यह सरहपा की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने पर प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या फिर दूहा कहने पर अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? इसके विकल्प हैं रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह प्रसिद्ध पंक्ति है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 73वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका उत्तर आप सबको मालूम होगा। यह प्रसिद्ध रचनाकार चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासों को लिखा, तो यह जो
दरबारी कवि थे वह भी पृथ्वीराज चौहान के थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 74वें प्रश्न की तरफ। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या जो मानी जाती है वह 84 मानी जाती है, जबकि नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। अलवारों की संख्या 12 मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले और 75वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न भी आ गया, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले और 76वें प्रश्न की तरफ। चर्या पद के रचयिता माने जाते हैं लोईपा, सरहपा, डोम्बिपा या फिर सबरपा। तो 76वें प्रश्न का उत्तर आप सबको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चर्या पद को सबरपा ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। यह पंक्ति किस आलोचक की है? तो यह पंक्ति जो है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है और इस बात का वर्णन उन्होंने भक्ति काल के आंदोलन के प्रारंभ के विषय में वर्णन करते हुए कहा था और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 78वें प्रश्न की तरफ। 78वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? इसके विकल्प हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास या फिर साहित्य सहचर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हिंदी साहित्य का विकास नाम से सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो था वह सर्वप्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका में काशी नागरी पचाणी सभा से जो है प्रकाशित हुआ था। उस समय उसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास, जिसको 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक पुस्तक के रूप में जो है प्रकाशित करवाया और उसका नाम रखा हिंदी साहित्य का इतिहास। बढ़ते हैं अगले और 79वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक जाति ढूंढ लेती है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? यहाँ पे आलोचक होना चाहिए। इसके विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, शशिनाथ झा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सब लोग अनुमान लगा रहे होंगे कि यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, लेकिन यह आपका अनुमान पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि यह जो पंक्ति है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 80 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हिंदी काव्य धारा के रचयिता निम्न में से कौन है? इसके विकल्प हैं राम विलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, उदय भानु सिंह या फिर डॉक्टर रमेश गौतम। तो हिंदी काव्य धारा नामक जो ग्रंथ है उसको राहुल सांकृत्यायन ने लिखा था और यही राहुल सांकृत्यायन हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को माना था, जो कि सर्वमान्य रूप से आज भी सभी लोग उन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। बढ़ते हैं अगले और 81 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, त्यामाशवध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? इसके विकल्प हैं पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो या फिर कुमार रासो। तो त्यामाशवध जो है यह पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला और 82वां प्रश्न आप सबके लिए है, मनहु कला सस्य भान कला 1600 बनीय किस रासो की पंक्ति है? इसके विकल्प हैं विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो या फिर परमाल रासो। तो 82 प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वीराज रासो की यह पंक्ति है, मनहु कला सस्य भान कला 1600 बनीय। अगला और 83 प्रश्न है, पद्मावती समय यहाँ पे होना चाहिए, पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? अब इसके विकल्प है पद्मावत, रणमल छंद, पृथ्वीराज रासो या फिर परमाल रासो। तो आप सभी इसका अनुमान लगा रहे होंगे इसका सही उत्तर पद्मावत, लेकिन यह गलत है क्योंकि पद्मावती समय जो है यह पृथ्वीराज रासो की जो है एक भाग है और पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने लिखा था, जबकि परमाल रासो को जगनिक ने लिखा था और रणमल छंद को श्रीधर ने लिखा था तथा पद्मावत नामक जो रचना है यह भक्तिकालीन जो है निर्गुण काव्य धारा के एक ईश्वरवादी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है। बढ़ते हैं अगले और 84 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है,
अपनी पहेली और मुकरियों के लिए कौन सा आदिकालीन कवि प्रसिद्ध है? तो अभी हम लोगों ने जाना था अपनी पहेली और मुकरियों के लिए जो प्रसिद्ध हैं वह आदिकालीन कवि अमीर खुसरो प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 85 प्रश्न की तरफ। मैथिल कोकिल यह उपनाम है, इस नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो अमीर खुसरो प्रसिद्ध थे, बिल्कुल नहीं। गोरखनाथ बिल्कुल नहीं। श्रीधर बिल्कुल नहीं। और विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी भाषा देसिल वैना सब जन मिठा नामक पंक्ति में कहा है, अर्थात इन्होंने अपनी मूल भाषा या फिर मौलिक भाषा में काव्य रचना किया और इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल या फिर मैथिली भाषा का कोयल भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले और 86 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। यहाँ पर काल की जगह काव्य होना चाहिए। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा किसने बनाया है, इसको आपको बताना है। इसके विकल्प हैं मधुकर कवि, अब्दुल रहमान, विद्यापति या फिर अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले आदिकाल में जो है अपनी जो रचनाएं लिखा वह खड़ी बोली में लिखा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले और 87 प्रश्न की तरफ। 87 प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा की नायिका का क्या नाम है? तो इसका जो विकल्प है आपको बताना है। क्या ढोला मारूरा दोहा की नायिका जो है दमयंती हैं, मारवाणी हैं, शकुंतला हैं या फिर राधा है? तो आप सबको पता होगा इसका जो सही उत्तर है ढोला मारूरा दोहा की जो नायिका है उसका नाम मारवाड़ी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 88 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, बिसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? तो बिसल देव रासो की जो नायिका क्या वह पद्मावती हैं या फिर दुर्गाबाई हैं, राजमती हैं या फिर मारवाड़ी हैं? तो अभी हमने पढ़ा मारवाड़ी नामक जो नायिका है वह तो ढोला मारूरा दोहा की हैं। तो जो बिसल देव रासो की नायिका है उनका नाम राजमती है और राजमती से रूट कर जो बिसल देव रासो के नायक हैं वह उड़ीसा चले जाते हैं। बढ़ते हैं अगले और 89 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, रेवंत गिरि रास ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? इसके विकल्प हैं सुमतिगण, विजय सेन सूरी, गोरखनाथ या फिर हेमचंद्र। तो 89 प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 रेवंत गिरिरास नामक जो ग्रंथ है उसको विजय सेन सूरी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 90 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, गोरखबानी किस आलोचक द्वारा संपादित ग्रंथ है? इसके विकल्प हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो 90वें प्रश्न का जो सही उत्तर है गोरखबानी का संपादक कार्य जो किया वह डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही उत्तर है। 91 प्रश्न है, अभिअंतर की त्यागय माया दो बध्या मेटी सहज में रहे पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके विकल्प हैं मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ जोइंदू या फिर दामोदर शर्मा। तो 91वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 गोरखनाथ की पंक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 92 प्रश्न जो है वह है, अपभ्रंश को प्रकृताभास हिंदी किसने कहा था? तो अपभ्रंश को प्रकृताभास जो कहा था वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? आपको बताना है। तो 93 प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है प्रकृति भाषा से संबंध है गाहा या फिर गाथा का। दूहा और दोहा का संबंध अपभ्रंश भाषा से है और यह जो पंक्ति है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की पंक्ति है। बढ़ते हैं अगले और 94 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, गाथा सप्तशती के रचनाकार गाथा सप्तशती की जो रचना है वह किस भाषा में हुई है? इसको आपको बताना है। तो अभी आप लोगों ने प्रश्न के आधार पर अगर अनुमान लगाएंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रकृति भाषा में, क्योंकि गाहा या फिर गाथा कहने से प्रकृति भाषा का बोध होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले और 95 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? इसके विकल्प हैं बेंजामिन शुल्ज, जेसुआ केटलर, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर गार्सर ताशी।
तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2। जेसुआ केटलर जो थे उन्होंने सबसे पहले जो है, ये पुर्तगाली विद्वान थे और इन्होंने सबसे पहले जो है हिंदी व्याकरण ग्रंथ की रचना किया। इसके अलावा जो गारसर तासी थे, इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया और इनका जो प्रयास था वह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रम में रखकर करने का प्रयास किया, इसलिए इसे प्रमाणिक नहीं माना गया। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा उसको जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा और इनकी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी की प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक मानी जाती है, जिसमें सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया गया। बढ़ते हैं अगले और 96 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विजय पाल रासो के रचयिता कौन है? इसके विकल्प हैं चंद्रबरदाई, नरपतनाल, जगनीक या फिर नल्ल सिंह। तो आप सब इसका सही उत्तर पहचान लिए होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, नल्ल सिंह ने विजय पाल रासो नामक ग्रंथ की रचना की, जबकि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना किया, नरपतलाल बिसलदेव रासो की रचना किया और जगनिक ने जो है परमाल रासो या फिर आलाखंड की रचना किया। बढ़ते हैं अगले और 97 प्रश्न की तरफ। शाहजहां के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शाहजहां जो कि सिद्धों की प्रसिद्ध सिद्ध के रूप में जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना किया वह किया सरहपा ने, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, जबकि गोरखनाथ ने गोरख संप्रदाय की स्थापना किया। बढ़ते हैं अगले और 98 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? तो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध जिन्होंने सिद्ध संप्रदाय की स्थापना की उनका नाम है सरहपा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 99 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। इसके विकल्प हैं जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या फिर रासो साहित्य। तो सर्वाधिक जो चरित काव्य लिखे गए वह जैन साहित्य में लिखा गया और जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहा जाता है। रास और रासो साहित्य में अंतर है। रास साहित्य जो है वह जैन साहित्य है जो कि धार्मिक साहित्य है, जबकि रासो साहित्य जो है यह धार्मिक साहित्य न होकर यह जो है वीर गाथा परक जो रचनाएं आदिकाल में लिखी गई उन्हें रासो साहित्य के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले और 100वें प्रश्न की तरफ। 100वां प्रश्न है, करकंड चरित के रचनाकार कौन है? तो करकंड चरित के रचनाकार कौन, इसको आपको बताना है। पुष्पदंत नहीं है, स्वयंभू नहीं है, कर कानर मुनि पता नहीं है कि नहीं है, या फिर धनपाल ये भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कर कानर मुनि, जिन्होंने करकंड चरित नामक ग्रंथ की रचना किया। स्वयंभू ने जो रचना लिखा उसका नाम था पौमचर्यु, पुष्पदंत ने महापुराण और अढ़ाई कुमार चढ़ऊ नामक ग्रंथ को लिखा। बढ़ते हैं अगले और 101वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन थे जिन्होंने भारतीय भाषा में ग्रंथ लिखा? अब इसके विकल्प आप सब लोग देख लो। इसके विकल्प हैं जायसी, अब्दुल रहमान, मुल्ला दाऊद या फिर उस्मान। तो भारतीय भाषा में जो सबसे पहले रचना किया वह किया अब्दुल रहमान ने, और अब्दुल रहमान की रचना क्या है इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, जो कि प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि थे जिन्होंने भारतीय भाषा में ग्रंथ लिखा। जबकि जायसी जिन्होंने पद्मावत नामक ग्रंथ को भक्तिकालीन रचना के रूप में जानते हैं उसको लिखा। मुल्ला दाऊद ने और उस्मान, ये सब, मुल्ला दाऊद तो आदिकालीन है और भक्तिकालीन मुल्ला दाऊद भी हैं और भक्तिकालीन जो है उस्मान है, ये सभी जो है भक्तिकालीन कवि हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वह है अब्दुल रहमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में उन्होंने ही माना जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना। अब आपको इसके विकल्पों में से पहचान करके बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण रूप से अप्रमाणिक माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा या फिर रामकुमार वर्मा। तो सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में माना और उन्होंने बताया कि यह जो है जहां पर हम शुक शुकी संवाद के रूप में पढ़ते हैं उसे हम अप्रमाणिक, और जहां पर इसको एक ग्रंथ के रूप में या फिर एक
साहित्य इतिहास के रूप में पढ़ते हैं वहाँ पर यह प्रमाणिक है, तो इस प्रकार उन्होंने इसे अर्ध प्रमाणिक रचना के रूप में स्वीकार किया। बढ़ते हैं अगले और 103वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया? इसके विकल्प है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता या फिर विशलदेव रासो। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो विशलदेव रासो है, जिसे एक वीर काव्य की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, जबकि यह एक गेय काव्य है और एक छोटा सा काव्य है जिसमें सर्वप्रथम जो है 12 मासा वर्णन मिलता है। और विशलदेव रासो को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है नरपत नाल ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले और 104वें प्रश्न की तरफ। 104 नंबर का प्रश्न है, कीर्तिलता और कीर्तिपता का रचनाकार कौन है? इसको आपको बताना है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं भट्ट केदार, विद्यापति, मधुकर कवि या फिर हेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर है कीर्तिलता और कीर्तिपता का मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा लिखित ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले और 105वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अपनी किस रचना के लिए विद्यापति ने कहानी कहा? इसके विकल्प हैं कीर्तिलता, कीर्तिपता का, पदावली या फिर उपर्युक्त सभी। तो 105वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, उन्होंने कीर्ति लता नामक रचना, जिसको उन्होंने अपने आश्रित राजा कीर्ति सिंह के कहानी को लिखा है। यह एक प्रबंध काव्य है और यह गद्य पद्य मिश्रित रचना के रूप में भी जानी जाती है। इस रचना के लिए विद्यापति ने कहानी शब्द का प्रयोग किया है। बढ़ते हैं अगले और 106वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदुई में पूछो, यह कथन किसका है? इसके विकल्प हैं चारणदास, भारतेंदु, बनारसी दास सेन या फिर अमीर खुसरो। तो यह पंक्ति जो है यह अमीर खुसरो की है और अमीर खुसरो ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो वह हिंदी में पूछो। बढ़ते हैं अगले और 107वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो अभी हमने इसको कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसका जो सही उत्तर है 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। 108वां प्रश्न है, यह सिर नवे न राम को, ना ही गिरायो टूटे, आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूटे। पंक्तियां किसकी है? तो इसके विकल्प हैं कबीरदास, चरणदास, तुलसीदास या फिर नानक। तो 108वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, चरणदास की पंक्ति है। बढ़ते हैं अगले और 109वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कुटिल केश सुदेश पोह, परिचयति पिक पद, कम्मल गंध वैशंद, हंस गति चलती मंदे मंदे। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, जल्लड़, चंद्रवरदाई या फिर नानक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, चंद्रवरदाई की पंक्ति है। यह पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ से ली गई है। बढ़ते हैं अगले और 110वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों तथा व्याघातों का युग किसने कहा है? इसके विकल्प हैं रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय या फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों तथा व्याघातों का युग कहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? इसके विकल्प हैं धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम से पुकारा है। दोस्तों, इस प्रकार आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। इस 111 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यह आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।